नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक शिक्षण की विधियों की। तो सामाजिक शिक्षण विषय जो है वो आपके सभी कोर्सों में अध्यापक शिक्षा में ज़रूरी माना जाता है। अब यहाँ बात निकल कर आती है कि इसकी कुछ विशेष शिक्षण विधियाँ हैं जो केवल सामाजिक विज्ञान में प्रयोग की जाती हैं। तो यदि हम देखें तो अन्य विधियाँ जो हैं वो अन्य भाषा विधि की, आगमन और निगमन विधि, इस तरह की जो विधियाँ होती हैं उनका सबका रूप हमें इन विधियों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सामाजिक शिक्षण में मुख्य रूप से कौन सी विधियाँ हैं, तो वो आपकी एक वर्णनात्मक विधि है और वो एक आपकी कथनात्मक विधि है। अब वर्णनात्मक विधि कौन सी होती है? तो इस विधि में हम नॉर्मली ये होता है कि शब्दों और संकेतों के द्वारा इसे बनाया जा सकता है और दोनों के द्वारा किसी वस्तु या चित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, जिससे बालक उसके बारे में उचित धारणा बना सकता है। अब वर्णनात्मक विधि के द्वारा किसी घटना या वस्तु स्थिति को क्रमवार जैसा का तैसा हम छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जैसे यदि हम भाषा में देखें तो एकांकी इसी का एक रूप है। अब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जब हम देखते हैं कि हम भूगोल पढ़ाते हैं या भूगोल का अध्यापक पढ़ाता है, तो वो किसी प्रदेश का अगर वर्णन करता है या वहाँ का इतिहास बताता है तो पहले वहाँ की भौगोलिक स्थिति को बताता है। तो भौगोलिक स्थिति को जब वो अंकित करता है, या आपने भी देखा होगा कि जब हम सब बचपन में भूगोल पढ़ते थे और जब हम मानचित्र को देखते थे, तो आज भी यदि हमसे कोई पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा, नर्मदा या हिमालय का पहाड़ कहाँ पर है, कौन कौन सा राजमार्ग कहाँ है, हवाई अड्डे कौन से हैं, तो हमें सब कुछ आज भी हमारे मानसिक पटल पर अंकित है, क्योंकि हमें ये कथात्मक विधि के द्वारा और वर्णनात्मक विधि के द्वारा बताया गया, क्योंकि हमें उससे संबंधित कथाएं भी बताई गई और वो कहाँ पर है, कैसा है, ये हमें सभी वर्णन करके चित्रों के माध्यम से बताया गया। पृथ्वी पर बाह्य और आंतरिक शक्तियों का जो भी क्रियाकलाप हुआ, जैसे हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, चक्रवात के बारे में पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने कहानियों के माध्यम से भी पढ़ा और चित्रों के माध्यम से भी देखा। तो सामाजिक विज्ञान में हम चित्रों के माध्यम से भी बताते हैं और कथाओं के माध्यम से भी बताते हैं, तो ये हमारी वर्णनात्मक विधि होती है और कथात्मक विधि होती है। अब इसकी सावधानियां क्या होती हैं कि इसमें किसी भी घटना या तथ्य का वर्णन करते समय हमें भाषा बहुत सरल प्रयोग करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सकें। और वर्णन के समय यथार्थता और क्रमबद्धता, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, एक जो क्रम है आपकी घटना का, उसी क्रम में ही हमें अपनी बात को रखना होता है। इस विधि में अध्यापक को वर्णन करते समय मुख्य रूप से ठोस ठोस चित्रांकन भी करने पड़ते हैं। तो वो हमें आप या तो आप ब्लैक बोर्ड पर बताइए या चित्र के माध्यम से बताइए, तभी जब आप बताएंगे तो विद्यार्थियों के मन पर जो है वो चित्र अंकित हो जाते हैं। फिर आता है कि अध्यापक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल वर्णनात्मक ही ना बताएं, बहुत सारी छोटी छोटी कल्पनाओं को भी आप उनको बताइए बच्चों को कि ये नीले रंग का है, ये हरे रंग का है, आसमान ऐसा होता है, घास ऐसी होती है। तो इस तरह से जब आप कल्पना की दुनिया में उनसे बातें करेंगे तो विद्यार्थियों को उन चीज़ों का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और उनकी कल्पनाशीलता को भी प्रभावशाली बनाने में हम समर्थ हो जाएंगे। वर्णन करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा जो ढंग होता है वो बहुत ही प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यदि आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, तभी हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ का नॉलेज अपडेट होना चाहिए, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाएं और वर्णनात्मक पद्धति जो है वो आकर्षक और रुचिकर लगे, इसके लिए हमें मानचित्र और मॉडल और आपके टीचिंग एड जो यूज़ किए जाते हैं, इनका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये आपकी वर्णनात्मक और कथात्मक विधि थी। अब वर्णन करते समय आप रेखा चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं और
आपकी जो कथात्मक शैली है या वर्णनात्मक शैली है, बच्चों में वो कहाँ तक आप सफल हुए हैं उसको पहचानने में, इसके लिए आप बीच में प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर शैली को अपनाकर आप ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी को क्या बना है और क्या नहीं है। और कथात्मक शैली में आप कहानी के माध्यम से पता कर सकते हैं कि विद्यार्थी को क्या आया और क्या नहीं। आप इसके लिए सरल कहानियों का चयन करें और उन घटनाओं से संबंधित जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, इस तरह की कहानियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कहानियों को हमेशा क्रमानुसार सुनाएं। और शिक्षक को अभिनय कला भी आना चाहिए, क्योंकि कथात्मक शैली में या कथात्मक विधि जो होती है उसमें आपको अभिनय की क्षमता आप में होनी चाहिए। आप विद्यार्थी को ये बताएं और आरोह अवरोह के साथ कहानी का वाचन किया जाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब बच्चे को कोई भी घटना बताएं तो उसके जो भाव हैं उसके चेहरे पर ज़रूर प्रदर्शित होना चाहिए। यदि विद्यार्थी के चेहरे पर भाव प्रदर्शित होते हैं तो समझ लीजिए कि उसने जो है वो शिक्षण शैली को पूरी तरह से समझ लिया है और छात्रों की जो चिंतनशीलता है और शक्तियों का उनका विकास होता है। तो ये विधि जो है वो इस तरह की दो विधियां हैं जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। इसके अलावा आपकी तुलनात्मक विधि होती है। तुलनात्मक विधि होती है जिसमें हम दो चीज़ों की तुलना करके बताते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। उसमें हम तुलना ये कर सकते हैं, जैसे यदि हम किसी मिट्टी की कहानी सुना रहे हैं तो या मिट्टी की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपको मिट्टी दिखा सकते हैं, लाल मिट्टी पीली मिट्टी दोनों की मिट्टी दिखा सकते हैं। वनस्पतियों में हम बता सकते हैं कि ये इसका पौधा होता है, ये इसका पेड़ होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। मानवीय क्रियाओं में भी हम बता सकते हैं कि बालक ये काम कार्य करते हैं, बालिकाएं ये कार्य करती हैं। व्यापार और यातायात में भी हम चीज़ों को तुलना करके बता सकते हैं। तो ये आपकी होती है तुलनात्मक विधि। और इकाई शिक्षण विधि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉर्मली परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसके ऊपर हम लोग एक विशेष वीडियो में बात करेंगे। तो इकाई शिक्षण योजना जो है वो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को या तो आप एक इकाई में पढ़ा सकते हैं और या तो फिर उसके छोटे छोटे खंडों में उसे बांट करके फिर आप इकाई समूह योजना में पढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपसे किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपकी ये विधियां जो हैं वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं। इनका अर्थ, इनका महत्व, इनकी आवश्यकताएं और इनकी विशेषताएं ये सभी हमने समझी। आशा है कि आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नमस्कार।